पहला टॉपिक है जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन क्या है? जीएसटी कंपनसेशन वो है उनकी जो क्षतिपूर्ति है। सरकार एक टैक्स लेके आई थी कि सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स है उनको एक बाउल में डाल के हम जीएसटी बना लेते हैं, और वो जो है कुछ राज्य कहने लगे इस बात पर कि हमें इससे टैक्स का लॉस होगा, तो सरकार ने कहा था कि तुम्हें जितना लॉस होगा हम उसको पे करेंगे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, उसी के बारे में आज एक न्यूज़ में टॉपिक आई। आज न्यूज़ में एक टॉपिक, दैट इज़ जीएसटी कंपनसेशन। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी कब स्टार्ट हुआ था? जीएसटी स्टार्ट हुआ था फ्रांस में 1954 में। 1954 में जो है पहली बार ये आया था, और फिर इसी मॉडल को किसने अडॉप्ट किया? कनाडा ने। किस समिति के रिकमेंडेशन पे जो है इंडिया में से लागू किया गया? केरकर समिति के अकॉर्डिंग। अच्छा, जीएसटी में जो है कितने टैक्स जो है इंक्लूड किए गए हैं? 17 इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड किया गया है, और इसको अगर उल्लंघन करेंगे आप, इसके जो कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है? 5 साल की जेल हो सकती है। राष्ट्रपति, जो असम के राष्ट्रपति हैं, सबसे पहले किसने लागू की थी? 2016 में असम ने। राष्ट्रपति द्वारा किसके द्वारा कहाँ पर लागू की गई थी? असम में। अच्छा, लागू सबसे लास्ट में किसने लागू किया था? जम्मू कश्मीर ने। अच्छा, और जो आईजीएसटी है, आईजीएसटी कहाँ पर लिखी हुई है? 269A में, यानी संशोधन करके ए जोड़ा गया है, और जीएसटी काउंसिल का जो जिक्र है 279A में जीएसटी काउंसिल का जिक्र है। जो बिल था वो था 122वां, लेकिन जो संशोधन हुआ था 101वां। अब ये 122वां बिल कैसे था और 101वां संशोधन क्या था? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिल आया तो उसका नंबर 100 आए, 100 नंबर पे एक बिल आया, फिर 101, फिर 102, फिर 103। लेकिन ये जो है 100 बिल पास हो गए, तो उसको क्या, अगर ये जो बिल आया ये पास हो गया तो उसमें हो जाएगा अमेंडमेंट, क्या? 100वां संशोधन। फिर 101वां आया, अब 102वां, 103वां, तो ये क्या हुआ? ये पास नहीं हो पाए। तो ये जब पास नहीं होंगे तो उसमें जो इसी सीरीज में जब बिल चलते रहेंगे, 122वां बिल था। इस तरीके से बहुत सारे बिल आए जो कि कोलैप्स कर गए, बहुत सारे अलग अलग बिल होंगे। बिल का नंबर था 122वां और संशोधन था 101वां। अच्छा, अब इसमें जीएसटी काउंसिल का जिक्र आया 279A में। तो जीएसटी काउंसिल कहाँ पे लिखी गई है? संविधान के 279A में, 279A में लिखी गई है। इसमें कितने मेंबर होंगे? 33 मेंबर होंगे। एक तो होगा यूनियन मिनिस्टर, वो एक अध्यक्ष के जैसा काम करेगा। एक हो गया राज्य मंत्री, दूसरा हो गया राज्य के वित्त मंत्री, 28 राज्य के वित्त मंत्री। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनका जो है वो वहाँ पर मंत्री चुने जाते हैं, तो उनमें से क्या होगा? 3 मंत्री वहाँ से ले जाएंगे। 3 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, JNK हो गई। तो ये 3 हो गए, टोटल मिला के कितने मेंबर हो गए? 33। अच्छा, GSTIN यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? सबसे पहले होता है स्टेट कोड। क्या हो गया? सबसे पहले स्टेट कोड, फिर हो गया परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड, पैन नंबर जो होता है वो होता है यहाँ पर। जीएसटी का फॉर्मेट ये होता है। एंटिटी नंबर एंड द सेम होल्डर, और चेक सम डिजिट्स, और कुछ डिजिट्स होती हैं इसमें। जीएसटी जो नेटवर्क है इसके फंक्शन क्या क्या हैं? फैसिलिटेट करे रजिस्ट्रेशन को, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स को, प्रोवाइड करे MIS रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को, और फंड ट्रांसफ़र करे किसके? सेंट्रल स्टेट के बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल्स एंड अथोराइज बैंक्स, इसमें क्या होंगे? टैक्स पेमेंट की डिटेल्स जो है वो मैच की जा सकती है और अथोराइज बैंक्स को जो है अथोराइज बैंक के साथ। और रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर मैचिंग एंड रिवर्सल रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें क्या कर सके? मैच किया जा सके, रिवर्स किया जा सके इनपुट टैक्स क्रेडिट को। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी देखते हैं, इसको पहले कुछ और देख लेते हैं। अच्छा, जो जीएसटी है वो जीएसटी कितने स्लैब्स में है? कुछ जो आइटम्स है वो क्या है? एग्जाम, उन पर जो है एग्जाम्पशन है, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है 5% टैक्स लगेगा। 30 सेकेंड पे लगेगा, फिर लगेगा 12% या फिर 18% और 28%। जो पेट्रोल हो गया, क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, और क्या हो गया? इलेक्ट्रिक और वाइन,
शराब हो गई, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, और क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है या फिर इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्या है, ये बिजली से, ये जो है जीएसटी से बाहर है। अच्छा, 1200 आइटम जो है जीएसटी के अंदर है। अब इसमें देखते हैं एग्जेम्पशन किनको दिया गया है। फूड ग्रेन्स, गुड़, मिल्क, दूध, अंडा, दही, पनीर, हनी, फ्रेश वेजिटेबल्स, एडिबल ऑयल्स, प्रसाद, कॉमन सॉल्ट, नमक पर कर नहीं लगाया गया है, और कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिश सीड्स और बेटल लीव्स और केन जैगरी। नेक्स्ट क्या है, शुगर, चीनी पे, चाय पे, कॉफ़ी पे, एडिबल और क्या है, कोल है, क्या है, मिल्क हो गया, पाउडर हो गया, मिल्क फूड फॉर बेबीज़, कंडेंस्ड मिल्क हो गया, बेक्ड पेनर हो गया, न्यूज़ प्रिंट हो गया, अम्ब्रेला हो गया, पीडीएस हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, ब्रूम्स हो गया, बीट शुगर हो गया, नेचुरल ग्रेफाइट हो गया, चौक हो गया, नेचुरल कैल्शियम हो गया, और नेचुरल कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, थोरियम ऑक्सलेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, बटर और बैटर आ गया, यानी बटर, घी, मोबाइल, कैश्यू, काजू, आलमंड्स, बादाम, सॉसेज, फ्रूट जूस हो गया, पैक्ड होंगे जो, पैक्ड कोकोनट हो गया, और वाटर हो गया, अगरबत्ती, बायोगैस, मेडिसिनल ग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन। 18% किस पे, हेयर ऑयल पे हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएटरीज हो गया, पास्ता कॉर्न हो गया, और फ्लेक्स हो गया, जेम्स हो गया, सूप हो गया, आइस हो गया, आइसक्रीम हो गया, टॉयलेट एंड फेशियल टिश्यूज़ हो गए, और आयरन एंड स्टील हो गई, फाउंटेन पेन हो गया, और इंडियन कत्था हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइन हो गया, आर्टिफिशियल वैक्सीज हो गया। 28% पे क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कार हो गया, सीमेंट हो गया, च्युइंगम हो गया, और क्या हो गया, कस्टर्ड हो गया, कस्टर्ड पाउडर हो गया, पान मसाला हो गया, परफ्यूम हो गया, शैम्पू हो गया, मेकअप हो गया, फायरवर्क हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, मोलेसिस हो गया, गैस हो गया, हेयर क्रीम, हेयर डाइज, प्रिपेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव। अच्छा, यहाँ पे जो नेचुरल हनी हो गया उसको तो लगाया नहीं, और क्या हो गया, मैदे पे भी नहीं है, वेजिटेबल ऑयल पे नहीं है, किस पर है, एडिबल ऑयल पे है 5% का, और क्या है इसमें, पाउडर मिल्क फूड बेबी, दूर जाना पड़ा था वो सामान। अच्छा, और क्या है, जो भी नेचुरल आइटम्स हैं उन पे तो लग नहीं रहा, मिल्क, एग, सीरियल्स हो गया, शुगर, स्पाइसेस एंड टीज़ हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इन सब पे लगा हुआ है। अच्छा, जीएसटी रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे, कैसे भरोगे, तो जीएसटी रिटर्न क्या होंगे, पर मंथ में जो है आपको 3 टाइम रिटर्न फाइल करनी है, 3 बार क्या करना है आपको, रिटर्न फाइल करनी है, जिसमें क्या होगा, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R2A और जीएसटी R3B, जीएसटी R4, जीएसटी R9, इस तरीके से इनपुट है। अब जीएसटी लेके आने से हमें फ़ायदा क्या होगा, जीएसटी लेके आने से हमें फ़ायदा होगा, ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो कि कंज्यूमर पे करे। मान लिया कोई भी टैक्स था, एक टैक्स लग गया फैक्ट्री से निकलने के बाद, एक टैक्स लग गया उससे आगे, तो टैक्स एक ही बार, अगर किसी ने कोई फैक्ट्री से निकला प्रोडक्ट, उसने जो है 10 रुपये का टैक्स दे दिया, फिर आगे बढ़ा फिर 10 का दे, फिर उसने यहाँ पे लेट सपोज 20 रुपये का टैक्स दिया, यहाँ 5 रुपये का टैक्स दे दिया, फिर ये क्या करेगा, जो इसने रॉ मटेरियल लगा, जो इसने टैक्स दिया, दोनों को जोड़ के वो जाके किससे लेगा, अपने कंज्यूमर से लेगा। तो यहाँ पे 100 रुपये का आइटम था, 25 रुपये का उस पर लग गया टैक्स, तो 125 रुपये लेगा, या फिर उस पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गई कुछ पैसे की। तो इसमें क्या करेंगे कि अगर यहाँ एक बार टैक्स दे दिए तो आगे जो टैक्स लिया उसको घटा देंगे इसमें से, तो यहाँ फिर उसको कितना देना पड़ेगा, 5 रुपये भले ही यहाँ दे दिया हूँ, तो उसको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा, तभी तो वो रिटर्न फाइल होगी। तो ये जो है अपनी रिटर्न फाइल में लिख के दे देगा कि ये जो है हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो
जो एक्स्ट्रा जो दूसरी बार में टैक्स देगा वो पहले टैक्स में से माइनस करके बस इसका एक ही टैक्स लिया जाएगा। जीएसटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, एक तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी। तो इसमें क्या होगा, लेट सपोज 18% टैक्स दिया, 18% टैक्स दिया, उसमें क्या होगा 18% ये अगर सेंटर ने कोई टैक्स लिया, सेंट्रल स्टेट ने कोई टैक्स दिया 18% का, तो उसमें 9% तो होगा स्टेट का और 8% होगा सेंटर का। ये होता है इसका कॉम्बिनेशन। और अगर सेंटर ने टैक्स लिया तो वो खाली किसका होगा, सेंटर का होगा। सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, यूटी हो गया, और क्या हो गया, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स होगा जब स्टेट या फिर स्टेट और यूटी के बीच में है। इससे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, स्टेट और स्टेट या फिर स्टेट और यूटी या फिर यूटी और यूटी हो सकता है। तो इस तरह का केस होगा। तो वहाँ पर कैसे होगा, लेट सपोज गुजरात है, गुजरात में जो है कपड़ा बनता है, तो और जो कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ के जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होता है, कोई और प्रोडक्ट नहीं बनता। सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, लेट सपोज अगर गुजरात में हो रही है, तो सबसे ज़्यादा रिच कौन होगा, गुजरात। इससे क्या होगा, असमान तरीके से विकास होगा। एक राज्य बहुत विकसित हो जाएगा, दूसरा राज्य क्या होगा, उसके कंपेरिजन में गरीब होगा। तो उसमें सारी की सारी, और वहाँ पे जो है वहाँ की सरकार ने कंपनियों से क्या, ये फैक्ट्री से क्या कह रखा है कि हम कम टैक्स लेंगे, हमारे यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री सेटअप करो। तो कंपनी वहाँ पर जाती भी हैं इसी वजह से। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सरकार ने क्या करा, जो जीएसटी है उसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बता दिया। डेस्टिनेशन मतलब अगर गुजरात में कोई प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बने गुजरात में सब, ये हो गया गुजरात, वे जाके बिके कहाँ पर, यूपी में। तो यूपी में बिके तो जो टैक्स का कलेक्शन होगा इसके थ्रू, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, वो कौन लेगा, यूपी लेगा। जहाँ पर वो चीज़ सेल होगी, सेलिंग के हिसाब से क्या होगा, उसका टैक्स स्टेट लेगा, ना कि दूसरा स्टेट। प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है स्टेट, वो उसका टैक्स नहीं लेगा। जहाँ पर उसको सेल की जा रही है, वो वाला स्टेट इसका क्या लेगा, टैक्स लेगा। केंद्र सरकार ने क्या करा, जो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी का जो कंपनसेशन है, उसकी पूरी राशि कितनी करोड़ थी, 86,000 करोड़ दे दी। किसको, केंद्र सरकार ने किसे दी, राज्यों को, जो कि उसका बकाया था, 31 मई 2022 को दी। अच्छा, ये कदम राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करेगा, ताकि वे अपने संसाधनों को अच्छे से मैनेज कर सकें। अगर उनके पास टैक्स ही नहीं है तो वो किस तरीके से कुछ काम को कर सकेंगे। और वित्तीय वर्ष के दौरान के कार्यक्रमों में विशेष रूप से पूंजीगत व्यय एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर के काम करेगा, जिससे क्या होगा, वो सफलतापूर्वक किसी काम को कर सकेंगे और काम पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाया गया, ताकि वे सही तरीके से अपना काम कर सकें। जीएसटी क्षतिपूर्ति यानी जीएसटी कंपनसेशन है क्या, ये एक समान राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू करने हेतु संविधान का 101वां अधिनियम है, संशोधन अधिनियम है, जो कब हुआ था, 2016 में हुआ था। इसके अंतर्गत एक सिस्टम का निर्माण किया गया था। उस सिस्टम में क्या होगा, एक तो एसजीएसटी होगा, एक जीएसटी का एसजीएसटी घटक अर्थात राज्य जीएसटी, आईजीएसटी होगा यानी समन्वित जीएसटी। और इसमें इसमें किस किस को दिया जा रहा है, इन दोनों को ये जो है पार्ट दिया जाना निर्धारित किया गया है, इसका भाग दिया जाना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अपनाए जाने से राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति 5 साल की अवधि के लिए एक समेकित जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष को पूरे किए जाने की पर सहमति हुई थी। इसमें क्या कहा गया था, जब ये जो क्षतिपूर्ति का जो कोष था, जीएसटी कंपनसेशन जो फंड था, ये कब होगा, अगर राजस्व उनका जो रिवेन्यू इकट्ठा हो रहा है उसमें कमी हो रही है, तो उस सिचुएशन में 5 साल तक क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी उनको टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी उनकी जो नुकसान है उसको। ठीक है, ये जो है कहा गया था। लेकिन ये कहाँ पर होगा, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में, ना कि दूसरे जो डायरेक्ट टैक्स होंगे उसमें। जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष का वित्तीयन, जीएसटी जो क्षतिपूर्ति कोष है उसका जो पैसा है वो कहाँ से आता है, इस कोष का जो कंपनसेशन
इस कोष को कहाँ से लिया जा रहा है? एक तरीके से कंपनसेशन सेस के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। और यह उपकर तथाकथित अवगुण समझी जाने वाली वस्तु डीमेरिट गुड्स पर लगाया जाता है। जो चीज़ें सोसाइटी के लिए हार्मफुल है उन पर क्या लगाया जा रहा है? टैक्स लगाया जा रहा है बहुत भारी। और वो टैक्स जो है कंपनसेशन टैक्स है। कंपनसेशन टैक्स के थ्रू वहाँ से जो है पैसा इकट्ठा किया जाएगा और वो जो है राज्यों को दिया जाएगा। ये है इसकी सारी कहानी, कहाँ से लिया जा रहा है। इन वस्तुओं को पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू उत्पाद हो गया, वायवीय पानी हो गया, कैफीनिक पेय पदार्थ हो गए, कोयला हो गया, कुछ यात्री मोटर वाहन भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रही है, उनसे टैक्स लिया जाएगा उनको। और फिर वो जो है किसको दिया जाएगा? वो जो है एक कंपनसेशन सेस के रूप में लिया जाएगा और उसको उसमें दिया जाएगा राज्यों को जो है 5 साल तक के जो सरकार ने वादा कर रखा वो देगी। राजस्व क्षतिपूर्ति की गणना 2015-16 के सकल राजस्व में प्रतिवर्ष 14% की चक्रवृद्धि दर के हिसाब से वृद्धि के आधार पर अनुमानित राजस्व तथा गणना वर्ष के आंकलित आंकड़ों और वास्तविक जीएसटी के संग्रह के मध्य अंतर की गणना करके प्रतिवर्ष की जाती है। इसमें क्या करें? 2015-16 को जो है एक बेस ईयर मान लिया, आधार वर्ष मान लिया, और उसमें जो है जो भी ग्रोस रेवेन्यू था उसका 14% पे उसके 14% के चक्रवृद्धि दर के हिसाब से जो भी राजस्व होगा उसकी गणना करके जो उनकी जीएसटी इकट्ठे हुई और जो उस समय में क्या था उनका रेवेन्यू था, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के सरकार उनको देगी। क्षतिपूर्ति समय सीमा में वृद्धि। जो क्षतिपूर्ति जो कंपनसेशन जो टैक्स था, कंपनसेशन जो फंड था, उसको अगर हम उसकी समय सीमा बढ़ाना चाहें तो क्या बढ़ाई जा सकती है? तो क्षतिपूर्ति की जो कंपनसेशन की सीमा है मूल कानून में निर्धारित की गई है। संविधान में जो है 279A में तो जीएसटी काउंसिल है और इसको जो है ये कह रहा है कि मूल कानून में इसको निर्धारित किया गया है। इसमें वृद्धि करने हैं तो जीएसटी परिषद को, अगर इसमें वृद्धि करनी तो जीएसटी परिषद को क्या करना पड़ेगा? केंद्र सरकार को सबसे पहले सिफारिश करनी होगी और उसके बाद क्या होगा? सरकार जीएसटी क्षतिपूर्ति योजना को की जो समाप्ति की तारीख को आगे बढ़ाने हेतु जीएसटी कानून में संशोधन के प्रस्ताव पारित करेगी। इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो जीएसटी परिषद को केंद्र सरकार को सिफारिश करनी पड़ेगी। फिर क्या करेगी केंद्र सरकार? जीएसटी कंपनसेशन योजना की जो समाप्ति जो एंड की तारीख है उसको आगे बढ़ा देगी और उसमें जो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कानून में एक संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए किया जा सकता है। हर घर तिरंगा। हर घर तिरंगा क्या कहता है? पूरे देश में संशोधित भारतीय ध्वज संहिता लागू हो गई। पूरे देश में क्या लागू हुई? रिवाइज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये जो है लागू हो गई। इसका काम ये जो है कब संशोधन किया गया? केंद्र सरकार ने जो है दिसंबर 2021 में ध्वज संहिता फ्लैग कोड में जो है संशोधन किया था। रिवाइज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, संशोधित ध्वज संहिता जो है लागू हो गई पूरे देश में। इसमें कब संशोधन किया गया? 2021 में दिसंबर में इन्होंने क्या करा? इसमें संशोधन करा। अच्छा, संशोधन नियमों के तहत क्या नियम आए? इसके तहत राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा को अब पॉलिएस्टर कपड़े से मशीनों की मदद से बनाया जा सकता है। अब क्या किया जा सके? इसको पॉलिएस्टर कपड़े से बनाया जा सके और मशीनों की मदद से बनाया जा सके। एक तो इस नियम के तहत ये नया प्रावधान है। और इससे पहले जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के निर्माण में केवल खादी या हाथ के काते हुए कपड़े का ही प्रयोग की अनुमति थी। इससे पहले क्या था? या तो खादी का इस्तेमाल किया जा सकता या फिर हाथ से कते हुए कपड़े की अनुमति थी। हर घर तिरंगा, हर दरवाजे पर तिरंगा कार्यक्रम, ये क्या कहता है? हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सरकारी भवनों, प्राइवेट कार्यालयों और आवासों को कवर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें क्या है? सरकारी जितने भी भवन होंगे और जो भी प्राइवेट कार्यालय होंगे और जो भी आवास होंगे उनको कवर करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रयोग करने संबंधी कानून, इसको राष्ट्रीय ध्वज का जो हम प्रयोग है किस तरीके से कर सके, इसके लिए क्या कानून है? राष्ट्रीय ध्वज के फहराने, ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन के संबंध में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971,
और भारतीय ध्वज संहिता 2022 के तहत प्रावधान किए गए हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जा सके तो उसके लिए कहाँ पे संशोधन किया गया है? एक तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, राष्ट्रीय गौरव या तो गौरव हो या फिर अपमान, उसका क्या किया जाएगा? उसका निवारण, यानी उसका प्रिवेंशन अधिनियम 1971, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002, इसके तहत में प्रावधान किए गए हैं किस तरीके से हमें उसको यूज करना, किस तरीके से नहीं करना। ध्वज संहिता में किए गए पिछले संशोधन। ध्वज संहिता में सबसे पहले संशोधन किया जा चुका है। कब किया गया था? ध्वज संहिता में जो है कब संशोधन किया गया था? ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था आपका भारत की मूल ध्वज संहिता 1947 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था। ये क्या कह रहा है कि वर्ष 2002 में ध्वज संहिता में 1947 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा झंडा प्रदर्शित करने, फहराए जाने संबंधी स्थानों की परिभाषा का विस्तार किया गया। इसमें एक परिभाषा दी गई थी कहाँ फहराया जा सके और झंडा किस तरीके से दिखाया जा सके। हालांकि इस संशोधन में ध्वज संहिता के तहत राष्ट्रीय ध्वज के विवरण के संबंधित अंश को नहीं छोड़ा गया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज का विकास हुआ कैसे। सबसे पहले 1906 में यह आया कमल का फूल, नीचे चांद और सूरज। यह आया आपका अनऑफिशियल फ्लैग ऑफ इंडिया 1906, बीच में वंदे मातरम। फिर नेक्स्ट था क्या? ये जो है स्टार थे, मल्टीप्लाई का साइन, और क्या था फिर? ये था सूरज चांद सितारे। अब इसको रिवर्स कर दिया, वंदे मातरम। यहाँ ग्रीन और रेड था, यहाँ केसरिया ग्रीन और येलो था। अच्छा, 1917 में कैसा आया आपका? बर्लिन कमेटी फ्लैग फर्स्ट रेज्ड बाय द भिकाजी कामा 1907। भिकाजी कामा ने 1907 में जो है इस फ्लैग को रेज किया था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या कहता है? फ्लैग यूज ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट में 1917 में यूज़ करा, 1907 में यूज़ करा, 1906 में यूज करा था। अच्छा, 1921 में क्या किया है? वाइट, ग्रीन और रेड अनऑफिशियली अडोप्ट किया गया था 1921 में। चरखा था इसमें बीच में। फिर नेक्स्ट कब आया था? केसरिया, वाइट और ग्रीन, बीच में चरखा। फ्लैग अडोप्टेड 1931। दिस फ्लैग वाज आल्सो बैटल एनसाइन द इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा क्या किया गया था? बैटल एनसाइन की गई थी ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, तब ये फ्लैग अडोप्ट किया गया था। नेक्स्ट फिर उसके बाद में प्रेजेंट ट्राइकलर फ्लैग ऑफ इंडिया 1947 में जो है इसको अडोप्ट किया गया, जिसमें केसरिया, वाइट और ग्रीन, और चरखे की जगह बस क्या आ गया आपका? अशोक चक्र। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंकली वेंकैया द्वारा अधिकल्पित किए गए राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है। जो स्वराज पार्टी थी कब बनाई गई थी? 1931 में। 1931 में क्या हुआ था? एक गांधी जी के आंदोलन थे, बहुत सारे आंदोलन चले। 1917, 18, 19 जलियांवाला बाग के बाद कौन सा आंदोलन चला था? जलियांवाला बाग के आंदोलन के बाद चला था आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920-21 में ये आंदोलन चला। 31 फिर उसके बाद में क्या हुआ? इसमें जो हिंसा होने के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। तो फिर क्या हुआ? 1927 में साइमन कमीशन लेके आया। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लेकर के ये कमीशन था। फिर 1931 में गांधी जी ने फिर आंदोलन करा। आंदोलन करने के बाद दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी को एक बार को कैप्चर भी कर लिया गया था। और फिर उसी समय 1930 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी, जिसमें था स्वराज ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराज ध्वज पर आधारित है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया द्वारा अधिकल्पित किए गए।
अच्छा, ध्वज में कई बार परिवर्तन किए जाने के बाद 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस कमेटी की बैठक में तिरंगे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में संवैधानिक वैधानिक प्रावधान क्या है? 51A का ए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ध्वज का उपयोग करने के संदर्भ में कानून कौन कौन से हैं? एक तो है 1950 का कानून, एक है 1971 का कानून। एम्बलम यानी प्रतीक और नाम, प्रिवेंशन एंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज़, इनका अनुचित तरीके से हम उपयोग नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है? निवारण है, प्रिवेंशन है, प्रिवेंट किया गया है। तो ये क्या है? एम्बलम और नाम का 1950 का कानून है। 1971 का कानून क्या कहता है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट। हमारा फ्लैग 3/2 का है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का महत्व निम्न तरीकों से बताया गया है। अशोक चक्र धर्म के विधान का पहिया है। यह चक्र यह प्रदर्शित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। भगवा रंग अनासक्ति और परित्याग को दर्शाता है। ध्वज के केंद्र में सफ़ेद रंग की पट्टिका है जो प्रकाश हमारे आचरण में मार्गदर्शन करने के लिए सत्य के मार्ग को दर्शाती है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है? हरा रंग यह यहाँ की मिट्टी वनस्पति से हमारे संबंध को दर्शाता है, जिस पे अन्य सभी जीवन निर्भर है। पिंगली वेंकैया कौन है? इनका जन्मोत्सव 2 अगस्त को आवे। पिंगली वेंकैया का जन्म कहाँ हुआ था? 1876 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्हें झंटा वेंकैया के नाम से भी जाना जा। अच्छा, पिंगली वेंकैया कौन थे? पिंगली वेंकैया जो थे एक तरीके से एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिज़ाइन किया था। वर्तमान में जो राष्ट्रीय ध्वज है उन्हीं के प्रारूप पे उनका जो प्रारूप था तैयार किया गया था, उसी पर आधारित है हमारा आज का जो झंडा है। वैसे तो कब आया था? एक 1906 में, 7 में, 17 में, फिर यह आया था पिंगली वेंकैया का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास किस किस तरीके से हुआ? द्वितीय बोर युद्ध के दौरान, द्वितीय बोर युद्ध चल रहा था दक्षिण अफ्रीका में, उसके दौरान कहाँ मिले थे? महात्मा गांधी से पहली बार मिले थे। कौन? पिंगली वेंकैया। अच्छा, और उस समय पिंगली वेंकैया कहाँ थे? ब्रिटिश सेना में शामिल थे। ये अफ्रीका में मिले थे। महात्मा गांधी से कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में मिले थे। किस समय? द्वितीय बोर युद्ध चल रहा था। पिंगली वेंकैया कहाँ पे थे? ब्रिटिश सेना में शामिल थे। 1818 से 21 के बीच में वेंकैया ने क्या करा था? कांग्रेस के प्रत्येक सत्र से भारत का ध्वज, उसने ये कहा था कि कांग्रेस के जितने भी सत्र होंगे, जितने भी सेशन होंगे, इसमें भारत का एक ध्वज होने का मुद्दा उठाया था उन्होंने। 1918 से 21 के बीच में लगातार कह रहे थे कि हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सत्र होगा, जो भी सेशन होगा, उसमें क्या होना चाहिए? एक झंडा होना चाहिए। उस समय मछलीपट्टनम में आंध्र नेशनल कॉलेज में वे जो है प्रवक्ता के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे थे। वहाँ पे जो है वो पढ़ा रहे थे मछलीपट्टनम में, आंध्र नेशनल कॉलेज में। फिर उन्होंने क्या करा? महात्मा गांधी से विजयवाड़ा में फिर दोबारा मिलने के बाद में उन्होंने क्या करा? उन्होंने महात्मा गांधी को बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए। गांधी जी ने राष्ट्रीय ध्वज की आवश्यकता को स्वीकार किया और स्वीकार करके 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस के होने वाले सम्मेलन के लिए क्या किया? उन्होंने ध्वज की एक नई डिज़ाइन तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि एक नया डिज़ाइन तैयार करो 1921 में जो आने वाला कांग्रेस का सम्मेलन होगा। प्रारंभ में जो वेंकैया द्वारा तैयार किया गया ध्वज जो था, उसका जो स्वरूप था वो कैसा था? भगवा और हरे रंग की 2 पट्टियाँ थी। बाद में इसमें एक सफ़ेद पट्टी और जोड़ी और केंद्र में चरखे की आकृति को जोड़ा था। और ध्वज के बीच में जो चरखे का जो सुझाव था वो लाला हंसराज कॉलेज जो है आज के टाइम में हम देखें, हंसराज ने दिया था। ये भारतीयों की आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में माना गया था। अच्छा, इस ध्वज को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में अपनाया गया था। आधिकारिक रूप से जो है 1931 में, लेकिन 1921 में जो है इन्होंने दिया था ये। इसमें कितनी पट्टी है? एक तो भगवा पट्टी है, एक वाइट पट्टी, ग्रीन पट्टी और चरखा है। शायद पहला ये होगा। पिंगली वेंकैया 2009।
अगला टॉपिक है झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह क्या हुआ था? संस्कृति मंत्रालय ने क्या करा, 18 जून को क्या घोषित करा इन्होंने कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश का है एमपी का जो जबलपुर है उसमें ध्वज सत्याग्रह, झंडा सत्याग्रह मनाने हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये झंडा सत्याग्रह क्या है? जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने झंडा सत्याग्रह आंदोलन के ब्रिटिश सरकार, उन्होंने क्या करा था, झंडा सत्याग्रह आंदोलन करते हुए ब्रिटिश सरकार की चूल्हे हिला दी थी। उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और इसने जो है स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक सार्वजनिक कार्य किया था, एक संजीवनी कार्य किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था इसने, झंडा सत्याग्रह ने। झंडा सत्याग्रह का आयोजन कब किया गया था? 1923 में जबलपुर और नागपुर में किया गया था। जबलपुर में झंडा फहराने की खबर देश भर में आग की तरह फैल गई। इसके बाद देश भर में कई जगहों पर झंडे फहराए गए। अच्छा, इस यह शांति सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत एक अभियान था। शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत क्या था? एक तरीके से एक अभियान था। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने संबंधी कानूनों की अवहेलना करते हुए राष्ट्रवादी ध्वज फहराने की स्वतंत्रता और अधिकार का प्रदर्शन और ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती देना। इससे क्या कर रहे थे वो, ब्रिटिश शासन जो था वो उसकी लीगलिटी को चुनौती दे रहे थे और क्या कह रहे थे कि हमें स्वतंत्रता है झंडा फहराने की, और क्या था, नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने संबंधी कानूनों की अवहेलना करते हैं हम। इस सब चीज़ों के लिए क्या किया गया था, इसे फहराया गया था। परिणाम क्या हुए थे? झंडा फहराने के अधिकार की मांग करने वाले जो भी राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे राष्ट्रवादी प्रदर्शनकारी थे उन्हें क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। और विशेषकर महात्मा गांधी, हाल ही गिरफ्तारी से पूरे भारत में आक्रोश फैल गया। उस समय जो महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था उसकी वजह से पूरे देश में क्या फैल गया था? आक्रोश फैल गया था। और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, जमनालाल बजाज हो गए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, विनोबा भावे हो गए, इन सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने विद्रोह का आह्वान किया और विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने हेतु नागपुर और मध्य प्रांत में विभिन्न हिस्सों से पहुंचे। अंत में अंग्रेजों द्वारा सरदार पटेल और अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ एक समझौते पर बातचीत की गई जिसमें गिरफ्तार की गई सभी लोगों की रिहाई, प्रदर्शनकारियों को बिना अवरोध जुलूस निकालने की अनुमति दी गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय ध्वज का महत्व निम्न तरीके से बताया था। ये क्या कहते हैं कि जो अशोक चक्र है वो धर्म के विधान का पहिया है। चक्र यह प्रदर्शित करता है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु, और भगवा रंग अनासक्ति और परित्याग को दर्शाता है। ध्वज के केंद्र में सफ़ेद रंग की जो पट्टिका है प्रकाश और हमारे आचरण के मार्गदर्शन, आचरण का जो मार्गदर्शन है उसको करने के लिए सत्य के मार्ग को दर्शाता है। हमारे आचरण का मार्गदर्शन करे और सत्य के मार्ग को बताता है। हरा रंग जो है यहाँ की मिट्टी, वनस्पति और हमारे संबंध को दर्शाता है जिस पर अन्य सभी जीवन निर्भर हैं। जबलपुर का देख लिया, जबलपुर और महाराष्ट्र के नागपुर। अच्छा, मध्य प्रदेश में जबलपुर में हुआ था, महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित जो ध्वज झंडा सत्याग्रह था उसके बारे में क्या जानते हैं अभी पढ़ लिया। वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक तौर पर कब स्वीकार किया गया? 1931 में। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब बनाया गया था? 1947 में जो है हमने ऑफिशियली राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की संहिता का अवलोकन कीजिए, उनके प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं ये जो है बाद में देख लें। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ध्वजारोहण यानी ध्वज फैलाने, उसका यूज करने, उसको प्रदर्शित करने, दिखाने, राष्ट्रीय सम्मान, ध्वजारोहण, उपयोग और प्रदर्शन, राष्ट्रीय सम्मान अपमान यानी निवारण यानी प्रिवेंशन अधिनियम 1971 द्वारा ये नियंत्रित होता है। राइट। दूसरा क्या कहता है? भारतीय संविधान के तहत 51A ने अपने नागरिकों पर देश के संविधान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और पालन करने के लिए एक बाध्यकारी कर्तव्य लगाया है।
बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है। तो इसका स्टेटमेंट पहला तो करेक्ट हो गया, दूसरा हो गया गलत। भारतीय संविधान के तहत 51A ने अपने नागरिकों पर देश के संविधान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान और पालन करने के लिए एक गैर बाध्यकारी कर्तव्य लगाया है। एक अन्य प्रावधान 19(1)A जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार भी शामिल है। स्टेटमेंट 1 तो सही है। ये क्या कह रहा है कि ध्वजारोहण, उपयोग और प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 और भारत के ध्वज सहित 2002 के अपमान की रोकथाम द्वारा नियंत्रित होता है। पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना क्या कहती है? हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जो है 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि 10 करोड़ से अधिक किसानों में अंतरित की गई। ये क्या कह रहा है कि पीएम किसान योजना चलाई थी सरकार ने, तो उसकी जो 11वीं किस्त है, सरकार को उसमें कुछ फंड देना था। उस फंड में जो 11वीं किस्त है सरकार ने दे दी। कितने रुपए की है वो 11वीं किस्त? 20,000 करोड़ की। और इसमें कितने लोगों में बांटा जाएगा, कितने किसानों में? 10 करोड़ किसानों में बांटा जाएगा ये। अच्छा, पीएम किसान योजना क्या है? पीएम किसान योजना कब शुरू की गई थी? ये जो है 2018 में शुरू की गई। अच्छा, और ये जो है भारत सरकार की 100% वित्त पोषित, भारत सरकार जो है इसका फंड दे, सेंट्रल सेक्टर यानी केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह है योजना। इस योजना के तहत क्या होगा? जो पात्र लाभार्थी किसान परिवार होंगे उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल में। वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसमें 6,000 का जो वित्तीय लाभ है वो दिया जाएगा। और किस तरीके से दिया जाएगा? ये 4 महीने में 2,000 रुपये मिलेंगे, 3 किस्तों में मिलेंगे ये पैसे। अच्छा, और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा योजना के लिए पात्र किसानों को चिन्हित किया जाता है और चिन्हित किसानों को इस सूची में केंद्र सरकार द्वारा साझा किया। इसमें क्या कह रहा है? ये जो है राज्य सरकार हो गई और जो केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है, ये दोनों क्या करेंगे? जो भी एलिजिबल किसान होंगे उनको चिन्हित करेंगे। उन चिन्हित किसानों की जो सूची होगी वो केंद्र सरकार को देंगे में। अच्छा, योजना का विस्तार। इस योजना का जो विस्तार है, इस योजना के जो अंतर्गत शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि पर खेती करने वाले पूरे देश के सभी छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लिए आय सहायता प्रदान की गई थी। बाद में 1 जून 2019 में इस योजना का विस्तार करते हुए पूरे देश के किसानों के परिवारों को इस दायरे में लाया गया और पूर्व निर्धारण कृषि योग्य भूमि जोत की सीमा हटा लिया गया। इस योजना के अंतर्गत क्या आता है कि शुरुआत में 2 हेक्टेयर तक की जिनके पास भूमि है उसको क्या किया, उन लोगों को जो है, उन किसानों को इसमें शामिल किया गया था। छोटे किसानों को इसमें शामिल किया गया था। बाद में 1 जून 2019 में इस योजना को और बढ़ाया गया, जिसमें क्या किया गया? देश के किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया। इसमें क्या किया गया? फिर चेंज करने के बाद देश के किसान परिवारों को इसके दायरे में लाया गया और पूर्व निर्धारित कृषि योग्य भूमि जोत की सीमा को हटा लिया गया। अपवाद क्या है इसके? पिछले आकलन वर्ष में जो है आयदाता, डॉक्टर, इंजीनियर, यानी जो इनकम टैक्स दे रहे, आयकर दे रहे, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे पेशेवर प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये प्राप्त करने वाले MTS चतुर्थ वर्ग ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर संपन्न किसानों को इस योजना से बाहर रखा गया है। जो संपन्न लोग हैं और ग्रुप डी के अलावा जो भी लोग हैं उनको इससे, ग्रुप डी को तो छोड़ दिया, बाकी और सबको इससे बाहर रखा गया। राज्य द्वारा चलाए जा रहे इस प्रकार के कार्यक्रम, एक भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश की है, एक है तेलंगाना की योजना रायतु बंधु योजना, फिर है कालिया यानी कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड इनकम ऑगमेंटेशन उड़ीसा की है। ये आजीविका और आय वृद्धि हेतु कृषक सहायता। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है इनका? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत में किसानों को सरकारी आय की प्रकृति में एक विवर्तनिक बदलाव है। इस योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। ये कह रहा है कि जो पीएम किसान सम्मान निधि है ये किसानों की सरकारी सहायता की प्रकृति में एक विवर्तनिक बदलाव है। इस योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। क्या स्टेटमेंट सही है? क्या ये इस क्वेश्चन को लिखना है हमें?
इसके क्या नेगेटिव पार्ट्स हैं, क्या इसके पॉजिटिव हिस्सा है। पीएम किसान के लिए कौन एलिजिबल है, क्वेश्चन ये है प्रीलिम का। अच्छा, भावांतर भुगतान योजना, रायतु बंधु, कालिया योजना, इन तीनों योजनाओं के क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान है, क्या है इसमें, कितने कितने पैसे दिए जा, ये इसमें पूछ रखा क्वेश्चन में। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम किसान योजना के बारे में उन कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, राइट। इस योजना के तहत छोटे सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की आय सहायता प्रदान की जाती है, राइट। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसानों की पहचान करेंगे जो उस योजना के पात्र हैं, फिर उस सूची को केंद्र के साथ साझा करेंगे, राइट। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पीएम किसान योजना ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नैनो यूरिया तरल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। इसमें क्या करा मोदी जी ने, नैनो यूरिया तरल जो नैनो यूरिया है उसका क्या करा, उद्घाटन करा, इनॉग्रेशन करा। कहाँ पे, गुजरात में। तरल नैनो यूरिया प्लांट संयंत्र का उद्घाटन करा, कहाँ पे, गुजरात के कलोल में। नैनो यूरिया तरल का उत्पादन भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जो इफ्को लिमिटेड है वो क्या करेगी, इसको उत्पादन करेगी। नैनो यूरिया तरल क्या है, जो नैनो यूरिया तरल है अच्छा, जो नैनो यूरिया तरल है उसका काम क्या है, यूरिया सफ़ेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है। ये है सफ़ेद कलर, क्या है इसका, सफ़ेद रंग का, और रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है जो कृत्रिम रूप से पौधों के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करता है। ये कृत्रिम रूप से क्या करे, पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व नाइट्रोजन प्रदान करता है। तरल नैनो यूरिया मुख्यतः यूरिया का नैनो कणों में परिवर्तित रूप हो जाता है। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, तरल नैनो यूरिया एक आयतित यूरिया में अंतर। अच्छा, ये एक बार और पढ़ते हैं। जो तरल नैनो यूरिया है इसमें क्या होगा, इसमें यूरिया का बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ दिया जाएगा, उसमें इसको चेंज कर दिया जाएगा, वही हो एक तरीके से तरल नैनो यूरिया। तरल नैनो यूरिया एवं आयतित यूरिया, यानी जो यूरिया हम कहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट करें, कौन सा सही है, कौन सा अच्छा है, विच इज़ बेटर। अच्छा, तरल नैनो यूरिया अपेक्षाकृत सस्ता होता है। ये क्या होता है, सस्ता हो एक तो, और बगैर सब्सिडी के इसके आधा लीटर का मूल्य 240 रुपये तक होता है। इसका आधा लीटर ही 240 रुपये का मिले बगैर सब्सिडी के ही। और जबकि यूरिया का एक बैग या बोरी की कीमत कितनी हो, 3500 रुपये हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और 3500 से 4000 के बीच में हो। और नैनो यूरिया की एक बोतल प्रभावी ढंग से यूरिया के कम से कम एक बैग के बराबर काम करे। बताओ, ये जो है 240 रुपये में की आधी, यानी 500 रुपये की एक, मान लो चलो 500 रुपये की ये एक बोतल है जो पूरे 3500 से 4000 कट्टे का काम कर रही। तो ये फ़ायदेमंद है। सरकार के लिए वित्तीय लाभ, सरकार के लिए वित्तीय लाभ क्या है, सरकार के लिए वित्तीय लाभ ये है सरकार के लिए वित्तीय लाभ ये है कि जी तरल नैनो यूरिया सरकार के उर्वरक सब्सिडी के भार को कम करेगा। सरकार को जो है सब्सिडी पे बहुत खर्चा करना पड़े उसको जो सरकार पे बर्डन पड़ा इसको कम करेगा। और देश में उपयोग की जाने वाले यूरिया का व्यापक रूप से आयात किया जाता है। देश में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों का व्यापक रूप से हम आयात करें, अर्थात उर्वरकों के आयातों पर अर्थात भारत जो है उर्वरकों के आयात पर निर्भर है। तरल नैनो यूरिया की जो दक्षता है 85 से 90% तक हो सकती है, जबकि पारंपरिक यूरिया की जो दक्षता है मात्र 25% होती है।
ये जो है कितना परसेंट कारगर होगा, 85 से 90% क्या होगा, ये इफ़िशिएंट होगा। ठीक है, 85 से 90% तक जो है ये दक्ष होगा अपने काम को करने में, जबकि पारंपरिक यूरिया की जो दक्षता है मात्र 25% हो, तो ये बेकार है इसके सामने। तरल नैनो यूरिया के भंडारण और उपयोग करने तक की अवधि अर्थात शेल्फ लाइफ 1 साल होती है। इसको जो है हम 1 साल तक जो है इसकी शेल्फ लाइफ होगी, यानी भंडार कर इसको स्टोर या उपयोग किया जा सके, यानी इसे 1 साल की अवधि तक रखा जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। किसानों को तरल नैनो यूरिया के नमी के संपर्क में आने पर जम जाने कैंकिंग के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जम जाने की भी आवश्यकता, इनको जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि अगर ये नमी, अगर जो है इसे नमी पकड़ ले, यूरिया का कट्टा है, अगर कहीं नमी आ गई उसको तो वो जो है जम जाएगा, तो इसकी भी चिंता ख़त्म हो जाएगी। तरल नैनो यूरिया के अन्य लाभ क्या क्या हैं? इसके अन्य लाभ ये हैं कि नैनो रूप में उपलब्ध उर्वरक फसलों को पोषक तत्वों की लक्षित आपूर्ति प्रदान करते हैं। ये जो है हर पोषक तत्व जो है जो उनको चाहिए वो प्रदान करेंगे फसलों को, क्योंकि अति सूक्ष्म नैनो रूप में बोए जाने वाले उर्वरक पत्तियों और बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये जो है पत्तियों और जो बाह्य त्वचा पर पाए जाने वाले जो रंध्र है, स्टोमेटा हो गया, पोर्स हो गया, जो भी एपिडेमिक्स ऑफ लीव्स हो गई, इन सब पे क्या होंगे में उनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। कौन कर लेगा एब्जॉर्ब इनको? अगर मोटा यूरिया डाल लेते वो क्या हो, सिर्फ मिट्टी में जावे था, लेकिन ये क्या करेंगे, बारीक यूरिया को इसकी पत्तियाँ भी अवशोषित कर लेंगी, और क्या कर लेंगी, इसमें जो छेद हो, रंध्र हो, जो पोर्स हो, वो भी उसको अवशोषित कर लेंगे, और क्या कर लेंगे, इसकी बाह्य त्वचा हो गई, पत्तियाँ हो गई, ये सारी इसको अवशोषित कर लेंगे, इसका फ़ायदा होगा। इसके प्रयोग से पारंपरिक यूरिया का असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग कम होगा। जो पारंपरिक जो यूरिया है, ट्रेडिशनल जो यूरिया है, उसका जो असंतुलित यूज़ हो रहा है और अंधाधुंध यूज़ हो रहा वो कम होगा। इससे फसल की उत्पादकता में वृद्धि होगी। तरल नैनो यूरिया में मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण कम होता है। अच्छा, इसमें प्रदूषण भी कम होगा। फर्टिलाइज़र सब्सिडी 2019-20 में 2019-20 से लगा के आज तक के 0.81, 1.38, 1.62 आज के टाइम में 2 पहुँच गई 22-23 के लिए। एवरेज लैंडेड कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड टन्स, यूरिया हो गई, डीएपी हो गई और एमओपी हो गई, इसमें 380 है, अब 930 हो रही है बढ़ के, ये 924, ये 590। यूरिया फर्टिलाइज़र, यूरिया एंजाइम्स नाइट्रेट्स, ये कैसा काम करें, मान लिया यूरिया फर्टिलाइज़र डाला यूरिया एंजाइम्स में, फिर उसमें से यूरिया एंजाइम निकलेगा, उसमें वो नाइट्रेट्स होगा, फिर वो पौधों को के साथ रिएक्शन करेगा। आप नीम लोपित यूरिया के बारे में